हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला और एवर वेटिंग यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर 2 2017 नवंबर का सॉल्व्ड पार्ट है। पार्ट 1 है। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में सॉल्व करने वाला हूं ताकि आप लोगों को उस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन की थ्योरी भी समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन इसमें आया था, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विद टू पैरेलल डिमांड कर्व्स ए बी एंड सी डी। देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि डिमांड कर्व कितने तरीके के स्लोप्स बना सकता है। पहला हम ये वाला कर्व देखते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से, पी पॉइंट से दो ग्राफ आए हैं नीचे की तरफ। डिमांड स्लोप नीचे की तरफ करता है इस तरीके से, यानी आउटपुट और प्राइस यहां पर ले लिया हमने, और ये टी पॉइंट से लाइन खींची है तो यू पे और एफ पे कट कर रही है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। उसमें एक मेथड है पॉइंट इलास्टिसिटी। तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है, लोअर सेक्शन को ले लीजिए ऊपर और अपर सेक्शन को ले लीजिए नीचे, यानी क्यू यू अपॉन यू पी। क्यू यू अपॉन यू पी ये किसके बराबर होगा? ओ टी अपॉन ओ पी। यहां हमने ओपी लिया क्योंकि दोनों के लिए बराबर है वो। और अगर हम इस पॉइंट के लिए लें आर एस अपॉन एस पी, वो भी ओ टी अपॉन ओ पी के बराबर होगा, यानी ये दोनों तो बराबर हुए ना। तो इसका मतलब है कि पॉइंट यू हो चाहे एस हो, दोनों पे इलास्टिसिटी सेम होगी। क्लियर? सेकंड वाला देखते हैं। जब ये पॉइंट दो हो गए, एक एक्स हो गया एक पी हो गया, और इस तरीके से हमने लाइन खींची, तो इस वाले में हो गया क्यू वी अपॉन वी पी। ठीक है, इक्वल टू क्या है? ओ टी अपॉन टी पी। ये छोटा है हिस्सा, ध्यान रखिएगा। और यहां पर आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एक्स इक्वल टू क्या हुआ? ओ टी अपॉन टी एक्स। अब देखिए, नीचे वाला हिस्सा बढ़ गया यहां पे, और जब नीचे वाला हिस्सा बढ़ जाता है तो क्या होता है? फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। और यहां पर ओ टी अपॉन टी पी था, यानी नीचे वाला छोटा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा आएगा। बड़ा फ्रैक्शन ये है, छोटा फ्रैक्शन ये है, तो बड़ा फ्रैक्शन ये है, तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, यानी वी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ज़्यादा हो गई। पॉइंट इलास्टिसिटी से हमको समझ में आ गया। क्लियर? अब आते हैं एक और डायग्राम पे। अगर कर्व है तो कैसे पता लगेगा? अगर दो पॉइंट ले लें आई और जे कि इस पे इलास्टिसिटी कैसी है, तो हम उस पर एक टेंजेंट खींच देंगे। फिर क्या देखेंगे? क्यू जे अपॉन जे पी, ठीक है, छोटा है किससे? आर आई अपॉन आई एक्स से, क्योंकि आई एक्स छोटा है, और छोटा नंबर जब फ्रैक्शन में नीचे की तरफ आता है तो वो फ्रैक्शन को बड़ा कर देता है, यानी ये बढ़ गया। आर आई अपॉन आई एक्स बड़ा है, तो आई पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जो हमारा फिगर है क्वेश्चन में, उसमें सिंपल निकाल लीजिए, क्यू वाई अपॉन वाई पी आर यू अपॉन यू एक्स किस किस के बराबर होगा? ओ टी अपॉन टी पी। ठीक है, इसके लिए वाई के लिए, और यू के लिए ओ टी अपॉन टी एक्स। तो बड़ा कौन सा आएगा? ओ टी अपॉन टी पी बड़ा आएगा, क्योंकि टी पी छोटा है, और छोटा नंबर जब नीचे आता है तो क्या होता है? 5/2 करेंगे तो ज़्यादा आएगा, और 2/5 करेंगे तो कम आएगा। तो नीचे ये संख्या छोटी है, तो y पर इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो अगर हम क्वेश्चन पे आए तो यहाँ r पर इलास्टिसिटी s से ज़्यादा है। तो पहला वाला तो कट गया, दोनों इक्वल नहीं है। पॉइंट r इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पॉइंट s। यस, पहले क्वेश्चन का आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2016 द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वॉज अवॉर्डेड फॉर। अब 2016 तो है नहीं, तो इस साल का देख लें। विलियम डी नॉर्डस और पॉल एम रोमर,
इन दोनों को ये मिलकर नोबेल प्राइज मिला है इस साल। नॉर्डस को क्यों मिला है? फॉर इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज इनटू लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, और इनको फॉर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इनटू लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। रोमर जी अभी भी हैं, नॉर्डस भी अभी भी हैं। ये करीब रोमर 67 के हैं, नॉर्डस 77 के हैं। रोमर अभी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं वर्ल्ड बैंक के। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? नॉट ट्रू। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहां पे फर्म्स केवल प्राइस टेकर्स होती हैं, उनको मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो प्राइस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है, बिल्कुल ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। मार्केट डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। देखिए इसको, मार्केट डिमांड कर्व, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी डिमांड घटती जाएगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। मार्केट में तो इस तरीके का कर्व चलता है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर फर्म की बात करें, किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में, तो भैया प्राइस चाहे जो भी हो वो फर्म को लेनी ही पड़ेगी। उसको वो सारी क्वांटिटी उसी प्राइस पर देना पड़ेंगी जो मार्केट में है। यानी कि एक फर्म का जो डिमांड कर्व होगा वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है एक्स एक्सेस के, लेकिन मार्केट का नहीं होगा। इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इंडिविजुअल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। वो प्राइस लेने वाली होती हैं, है ना। अगर मार्केट में कोई प्राइस पक्का कर दिया गया कि मार्केट में इसी प्राइस पर ही चीजें मिलेंगी, तो उस हिसाब से उनको लेना पड़ेगा वो, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, कोई और फिर बेच देगा नहीं तो वो प्रोडक्ट। डिमांड कर्व फॉर एन इंडिविजुअल फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट डिमांड कर्व। एक फर्म का और एक मार्केट डिमांड का कर्व दोनों का अलग अलग होता है। मार्केट डिमांड का कर्व स्लोप करता है डाउनवर्ड्स और फर्म का करता है हॉरिजॉन्टल। ये आपको पता होना चाहिए। एक फर्म का या एक कंपनी का हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व इंडिकेट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो मार्केट डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ये इसका आंसर हो गया। फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। बनी बात है, जब परफेक्ट कंपटीशन है तो नॉर्मली प्रॉफिट मिलेगा आपको। ज़्यादा आप कमाने के चक्कर में रह नहीं सकते, क्योंकि प्राइस आप डिसाइड करते नहीं हो, इतना कंपटीशन होता है। इन द लॉन्ग रन फर्म्स ऑपरेट एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होता है वहीं तक आप ऑपरेट कर सकते हो लॉन्ग रन में भी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। ये कॉस्टिंग मैंने कराई नहीं ज़्यादा, तो अभी आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब मैं इसको करा दूंगा डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा, या आपको कहीं और से आप कर सकें तो। फोर्थ क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब जब भी ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब आता है ना, तो एक डायग्राम याद कर लीजिए, ये वाला। इसमें ये मार्जिनल कॉस्ट आई है, ये एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, सबसे नीचे, उसके ऊपर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, उसके ऊपर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन वो डिक्रीजिंग है पूरी, और ये एवरेज कॉस्ट जो है सो सबसे ऊपर होती है, ठीक है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और ज़्यादा हो जाती है, और आउटपुट भी कम रहता है। तो आउटपुट के हिसाब से कॉस्टिंग है। तो आउटपुट सबसे ज़्यादा किस में मिल सकता है हमको? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में, लेकिन इसमें कॉस्टिंग नीचे की तरफ आती जाती है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ता है, मार्जिनल कॉस्ट तो और ऊपर बढ़ जाता है। तो अगर हम अपना क्वेश्चन देखें, क्या बोला गया है, कौन सा करेक्ट है? द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सेम कहाँ थे? ये तो अलग अलग आउटपुट पे हैं। मिनिमम यानी नीचे वाला जो पॉइंट है इसका मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पर है? इस पॉइंट पर। एवरेज कॉस्ट कहाँ है? इस पॉइंट पर। तो क्या दोनों का आउटपुट सेम है? नो, ये तो पहले ही गलत हो गया। तो फर्स्ट वाला पॉइंट गलत है, ठीक है। मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट लेसर आउटपुट देन द मिनिमम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। यानी एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम है वो नीचे है, किसके? मार्जिनल कॉस्ट के। देखें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व नीचे है, देखें, मिनिमम एवरेज कॉस्ट का आउटपुट यहाँ आएगा, तो वो तो ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। ये भी गलत हो गया, तो इसको भी काटो, ये भी गलत है। मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट लार्जर आउटपुट, हाँ ये सही है, ऊपर वाला गलत है तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइजेस इन ऑर्डर टू। एडवर्टाइज क्यों करती है कोई कंपनी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? मेक इट्स प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स,
शिफ्ट द डिमांड कर्व। अभी मैंने मोनोपोली आपको कराई नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एडवर्टीजमेंट क्यों होती है। देखिए एडवर्टीजमेंट तो होती है डिमांड बढ़ाने के लिए, और इसका आंसर है थर्ड वाला, मेक द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक, यानी इसको इन इलास्टिक बनाना प्राइस को। कैसे, क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जैसे ही आप प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड घट जाएगी। मतलब इलास्टिक अगर हुई तो डिमांड कैसे घटती है, प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड घट जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी है। लेकिन अगर इन इलास्टिक है, प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड पर असर ही नहीं हो रहा, रिस्पॉन्सिवनेस ही नहीं है, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ब्रांड है बहुत बड़ा और वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो वो क्या चाहता है कि हमारे बढ़े हुए दामों पर भी चीज़ें खरीदी जाएं, डिमांड बनी रहे, यानी प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे ना पड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेक द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक। इसका मतलब ये हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन, फॉर एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव मिनिमम वेजेस टू हैव लेस ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन को पहले समझिए कि इफेक्टिव मिनिमम वेज 300 रुपये है और उसका असर एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होगा अगर हमने बढ़ा दी तो। होता क्या है, जैसे कि आज लीगली 300 रुपये सरकार ने कह दिया है कि लेबरों को आपको देना है पर डे। अब मान लो सरकार उसको बढ़ाती है, 350 रुपये कर देती है, 400 रुपये कर देती है, तो एम्प्लॉयमेंट तो घट जाएगा, कोई लेबरों से काम नहीं करवाना चाहेगा ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट ना घटे, ऐसा क्या करें, तो डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि अगर वेजेस बढ़े तो एम्प्लॉयमेंट ना घटे। हाँ, यही तो हम चाहते हैं। अगर घट जाता तो इसका मतलब इलास्टिक है, नहीं घट रहा है तो इसका मतलब इनइलास्टिक है। तो हाँ, ये पॉइंट तो हमारा मतलब का है, ए वाला बिल्कुल है। और द डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इलास्टिक नहीं है। अगर इलास्टिक होती तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता, पर हमको एम्प्लॉयमेंट कम नहीं करना है। द डिमांड फॉर लेबर इज ए डिराइव्ड डिमांड। अब ये डिराइव्ड डिमांड क्या होती है, सपोज सरकार ने एक रोड बनाई, एक प्रोजेक्ट लाए बहुत बड़ा, जिसमें हाईवेज और रोड्स बनने हैं, तो उसमें स्टील भी लग रहा है, उसमें पत्थर भी लग रहे हैं, उसमें डाबर भी आ रहा है, उसमें सीमेंट भी लग रहा है, सब चीज़ आ रही है। तो इन सब चीज़ों को लगाने के लिए, बनाने के लिए क्या चाहिए, लेबर। तो लेबर की डिमांड आएगी, उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। जो किसी चीज की वजह से आई हो उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। तो अगर सरकार वेजेस बढ़ा देती है लीगली, तो एम्प्लॉयमेंट घटने वाला है। तो एम्प्लॉयमेंट कौन देगा, फिर सरकार देगी, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लाएगी। यानी कि डिराइव्ड डिमांड के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को स्टेबल किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी। तो अगर आपको वेजेस को बढ़ाना है और एम्प्लॉयमेंट ना घटे, तो या तो आप ये कह रहे हो कि लेबर की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, आप चाहे वेज बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट पे असर नहीं पड़ेगा, हमको लेबर रखना ही पड़ेगा, हमारी वो मजबूरी है। और दूसरा कि उनके लिए ड्राइव्ड डिमांड तैयार है। तो ए और सी कहाँ है, ए और सी फोर्थ ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो गया। एज्यूम दैट पीपल लाइक ओनियंस ऑन देयर हैमबर्गर्स। इफ द सप्लाई ऑफ हैमबर्गर्स डिक्रीजेस, द डिमांड फॉर ओनियन विल मोस्ट लाइकली डिक्रीज ही होगी। आप एज्यूम कीजिए कि आप घर में हो और हैमबर्गर्स लाए हो और साथ में ओनियन भी लाए हो और उनमें ओनियन लगा के खाते हो, वही आपका खाना है, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी। अब मान लीजिए हैमबर्गर्स आपको नहीं मिल रहा है, तो आपकी ओनियंस पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी। तो आप ओनियंस क्यों खरीद के लाओगे जब हैमबर्गर्स का ही आना बंद हो गया है। तो अगर सप्लाई कम हो जाती है हैमबर्गर्स की, तो क्या होगा, ओनियन की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि हैमबर्गर्स और ओनियन क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट है। इन दी शॉर्ट रन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेस। देखिए फिर से वही डायग्राम आ गया, शॉर्ट रन वाला डायग्राम है वो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज। आउटपुट बढ़ते बढ़ते कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो गिरती ही जा रही है, देखें यही गिर रहा है, बस येलो वाला गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है मगर ये गिरता ही जा रहा है, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट।
तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को लॉक किया जाए। इफ एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीजेस बाई 5% एंड इंपोर्ट प्राइस बाई 20%, द कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा? कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड मैं आपको सबसे पहले करा चुका हूं, जिसमें प्राइस एक्सपोर्ट की ऊपर लिखी जाती है और इंपोर्ट की नीचे लिखी जाती है। यानी 5% बढ़ा तो इसको 105 ले लीजिए, और 20% बढ़ा यानी कि इसको 120 ले लीजिए। दोनों बढ़ रहे हैं, ध्यान ध्यान रखना, कहीं पर हो सकता है बढ़ना और घटना दोनों दे दें, तो दोनों को हमने 100 के हिसाब से ही ले लिया, 105 और 120। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.87। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, इफ economic agents perfectly anticipate policy changes and if all prices including wages are completely flexible, which of the following will be true in long run? ये आपको मैंने पढ़ा दिया है पहले। कहां पढ़ाया है? इकोनॉमिक एजेंट्स परफेक्टली एंटिसिपेट, एंटिसिपेट यानी अंदाजा लगाना, यानी रैशनल एक्सपेक्टेशंस, यानी फिलिप्स कर्व, यानी नैरो, ये मैं पहले करा चुका हूं। अगर ऐसा होता है, पॉलिसी जो चेंज होने वाली है उसको पहले से अगर भांप लिया जाए तो क्या होगा, जिसमें सारी प्राइजेस वेजेस सब कंप्लीटली फ्लेक्सिबल हैं, यानी अगर हमने अंदाजा लगा लिया तो हो सकता है उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी वजह से वो चेंज ही ना हो, तो लॉन्ग रन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देयर विल बी नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पहले इसको समझ लें क्या है डिटेल में। तो आप नेहरू भी करना है आपको, फिलिप्स कर्व भी करना है आपको, रैशनल एक्सपेक्टेशन भी करना है आपको, तीनों वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूं केवल इस क्वेश्चन के लिए, अगर वो डिटेलिंग कर लेंगे तो इससे जुड़े बहुत सारे और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज इनिशियली ए पॉइंट पर हमारी इकोनॉमी है जहां पर इन्फ्लेशन इस लेवल का है और अनएम्प्लॉयमेंट इस लेवल का है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये। अब सपोज सरकार को एक्सपेंशन पॉलिसी लानी है। एक्सपेंशन पॉलिसी का मतलब है कि वो अब ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे पैसा मार्केट में ज्यादा आए, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो इस कर्व में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, बी पॉइंट पे आएंगे। इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, हम बी पॉइंट की तरफ आए, क्योंकि मार्केट में पैसा आ गया, लोगों की जेब गर्म हो गई, लोग डिमांड करने लगे, हमको और प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट चाहिए, ये भी दो वो भी दो, तो चीज़ों के दाम बढ़ गए। ठीक है, और चीज़ों के दाम बढ़ गए तो उनको बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की। बनाने के लिए आप क्या करोगे? एम्प्लॉयमेंट दोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट के इधर आ जाएगा, इस बी पॉइंट की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर वर्कर्स लोग एंटिसिपेट कर लें पहले से कि ये इन्फ्लेशन आगे भी ऐसा रहेगा, वर्कर्स ऐसा एंटिसिपेशन कर लें, तो उनको ये समझ में आएगा कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके हिसाब से भैया हमको वेजेस तो आप दे ही नहीं रहे हो, हमारा नॉमिनल वेज तो बढ़ा है लेकिन रियल वेज तो आप उतना दे ही नहीं रहे हो। अब ये क्या होता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। देखिए सारी चीजें यहाँ काम आ रही हैं कि नहीं, इसलिए हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, ताकि उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। अब मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा, 10 क्वेश्चन में ही देखिए इतना टाइम चला गया। अब बाकी के क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में करूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन हो गई उनकी कि अब तो भैया गड़बड़ है, हमारी तो वेजेस बढ़ाइए, आप स्ट्राइक पे उतर आए। और जब वर्कर्स को वेजेस की डिमांड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टार्ट हो जाएगा, तो वापस ये शिफ्ट हो जाएगा फिलिप्स कर्व इस तरफ, यानी पहले वाले इनिशियल फिलिप्स कर्व से अब न्यू फिलिप कर्व बन जाएगा, यानी बी से सी की तरफ आ जाएगा। गवर्नमेंट ने एक्सपेंशन पॉलिसी इसलिए लाई थी कि वो इन्फ्लेशन बढ़ा के भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कर दें, मगर वो हुआ टेम्परेरीली कम और बाद में फिर सी पर आ गया, क्योंकि वर्कर्स ने एंटीसिपेट कर लिया। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में जो ट्रेड ऑफ है, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, हमने इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया ताकि अनएम्प्लॉयमेंट घट जाए, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ऐसा तो हुआ नहीं,
इन्फ्लेशन बढ़ा और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, तो नो ट्रेड ऑफ हुई। तो आंसर क्या होगा? देयर विल बी नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दैट्स इट। नेक्स्ट 11 to 20 हम कल करेंगे। थैंक यू।